साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और अब हम यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जैसा कि एक टॉपिक जो कि आपका बीटी टॉक्सिन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ पे ये क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये आपका 2019 डीबीटी का क्वेश्चन है। तो आज हम इसको समझेंगे। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से एग्जाम में आने की संभावना बनी रहती है। और बहुत ही आसान टॉपिक है, तो इसको आराम से एक लेक्चर में ही खत्म हो जाएगा। और बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, ताकि अगर नेक्स्ट टाइम डीबीटी, जेआरएफ या किसी भी एग्जाम में अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं, तो आप उनको बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा-सा समझते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं और उनकी हमें क्यों आवश्यकता पड़ी। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप कोई भी प्लांट हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंगी हो सकता है और एनिमल्स हो सकते हैं। अगर हम उसके जीन को हैव बीन अल्टर्ड कर दें, मतलब जो भी उसमें कमी-बेसी जो भी है, उसमें जो भी खामियाँ हैं, अगर हम उसको दुरुस्त कर दें बाय मैनिपुलेशन, तो जब हम उसका मैनिपुलेशन करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो इस पर्टिकुलर को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और इस चीज़ को याद रखिएगा, हो सकता है एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए कि फुल फॉर्म ऑफ द जीएमओ बता दीजिए। तो ऐसे ही 3, 4, 5 ऑप्शन ऐसे ही आपको सेट कर देगा। तो आपको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए कि इसका पूरा नाम जो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है? इसके अलावा आपके बहुत सारे हैं, जिसमें हम अभी प्लांट्स की चर्चा करने वाले हैं। जीएम प्लांट्स हैव बीन यूजफुल इन मैनी वेज। ठीक है? तो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन जो हम करते हैं, जिसमें आपको याद रखना होगा कि हम मेड अगर कोई क्रॉप है, उसको मोर टॉलरेंट बना सकते हैं एबायोटिक स्ट्रेस। जैसा कि आपको पता है, कोल्ड है, ड्रॉट है, साल्ट है या हीट कंडीशन जो होती हैं, वो प्लांट के लिए या क्रॉप्स के लिए अच्छी बात नहीं है। तो अगर हम उसके लिए टॉलरेंट कराने के लिए, अगर हम ये सारी चीज़ों के लिए अगर हम उसको बढ़िया से बना दें, कुछ इसमें ऐसा मॉडिफिकेशन कर लें कि अगर वहाँ पे साल्ट कंडीशन ज़्यादा हो जाए, हीट कंडीशन ज़्यादा हो जाए, तो वो उसको सर्वाइव कर जाए। ठीक है? तो हम ये कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे आपको लिखता जाऊँ कि यहाँ पे आपको ये बायोटेक्नोलॉजी जब आप पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस वाले प्लांट का एक्सप्लेनेशंस आपको मिल जाएगा कि हम कैसे ड्रॉट के लिए करते हैं, कैसे हम साल्ट के लिए करते हैं। तो ये मैं कहूँगा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हालाँकि अभी हमारा फोकस इस पे नहीं है, बट इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी अगर आपके पास बुक्स अवेलेबल होगी, ठीक है? तो आप इस चीज़ को अच्छे से एग्ज़ाम में करके जाइएगा। इसके अलावा रिड्यूस रिलायंस ऑन द केमिकल पेस्टिसाइड। इससे क्या होता है कि जब आप कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड करके यूज़ करते हैं, तो जो आप पेस्ट यानी कि जो केमिकल सब्सटेंस अगर हम खेती-बाड़ पैदावार को बढ़ाने के लिए करते हैं, जिसके हम केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपका इंसेक्टिसाइड्स हो सकता है उसमें, ठीक है? हर्बिसाइड्स हो सकता है, कुछ भी जो कि हम केमिकली सिंथेसाइज़ या केमिकल केमिस्ट्री के माध्यम से जिसकी हम सिंथेसिस करके करते हैं। तो हालाँकि क्या है, केमिकल कंपाउंड कोई अच्छी चीज़ थोड़े होती है, भले ही वो हमारे लिए ए, क्या नाम है कि यूज़फुल हो जाती हैं, बट चूँकि वो महँगी भी हो सकती हैं, कॉस्टली भी होती हैं, और प्लस कहीं न कहीं उनका साइड इफ़ेक्ट भी होने की संभावना होता है। इसी वजह से हमें क्या होता है कि इनसे बचना चाहिए। और जब हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज़्म का यूज़ करते हैं, तो ये चीज़ें क्या होती हैं कि उससे हमको राहत प्रदान करती हैं। इसके अलावा हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, यानी कि जब हम किसी किसानी करते हैं, उसके बाद जो लॉस देखने को मिलता है, मान लीजिए कि कोई चीज़ की पैदावार 100% होनी चाहिए, लेकिन आपको 70% ही मिल रहा है, 30% जो है उसमें लॉस देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें कम हो जाती है। इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ ए मिनरल यूजेस बाय द प्लांट, दिस प्रिवेंट अर्ली एग्जॉस्टेशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। तो यहाँ से क्या होता है, जो आप मिनरल्स को प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा उनको यूज कर सकते हैं। इनहेंस न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ द फूड, यानी कि हम जीएमओ के माध्यम से क्या कर सकते हैं, जो हमें इम्पोर्टेंट पहलू हैं, जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है फूड के, अगर हमें उसे चाहिए, तो हम उसको बढ़ा सकते हैं। इसका जो सबसे बढ़िया एग्जांपल है गोल्डन राइस, जो कि मैंने अपने बहुत बार क्वेश्चन सॉल्व कराते हुए इसको मैंने आपको डिटेल में समझाया है। चूंकि गोल्डन राइस में क्या था, विटामिन ए के लेवल को क्या किया गया है, इंक्रीज किया गया है। चूंकि विटामिन ए का जो प्रिकर्सर होता है, वो आपका बीटा कैरोटीन होता है। ये आपको 1000 बार हमने आपको बताया है, तो इसको आपको याद रखना होगा। और इस पर्टिकुलर चीज़ को भी आप पढ़ कर जाएँगे। तो नेक्स्ट टाइम यहाँ से जो हमने सीखा है, अगर आपसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज़्म के बारे में पूछता है कि हमें इसका क्या फुल फॉर्म है या इससे हमको क्या फ़ायदा हुआ, तो आप ये चीज़ों को 5 जो पहलू हैं, जो उसको आप याद रखिएगा कि हम क्या कर सकते हैं, उनको टॉलरेंट बना सकते हैं, केमिकल पेस्टिसाइड से मुक्ति हमको मिल सकती है, हार्वेस्ट लॉस को हम बचा सकते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस की जो प्रॉब्लम्स आती है। इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा मिनरल की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं और न्यूट्रिशन वैल्यू को भी हम बढ़ा सकते हैं।
तो यहाँ तक आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि हम ये चीज़ें क्यों पढ़ने जा रहे हैं। अब इसी क्रम में आपके लिए जो यूज़ किया जाता है, कुछ एप्लीकेशंस हैं बायोटेक्नोलॉजी के इन द एग्रीकल्चर दैट यू विल स्टडी। इस पे आपको हम डिटेल में बताएँगे। जैसे आपका पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट होते हैं व्हिच कुड डिक्रीज़ द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड यूज़, यानी कि जो आपके पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट होते हैं वो डिक्रीज़ इन द अमाउंट ऑफ द पेस्टिसाइड। जो आप पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं तो उसका उसके यूज़ करने की जो हमें करना चाहिए, मतलब केमिकली जो हम करते हैं उसकी चीज़ों को वो रिडक्शन हो जाता है। तो अच्छी बात है। इसमें जो हम प्लांट बेसिस के ओरिजिन के आधार पे जो हम करते हैं उसमें हमारा सबसे बढ़िया एग्जांपल आपका बीटी टॉक्सिन होता है, जो कि प्रोड्यूस्ड बाय अ बैक्टीरियम। तो पहली बात याद रखिएगा, बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस कौन करता है? बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है। इसका पूरा नाम जो होता है बैसिलस थार्दियोजेनेसिस इसका नाम होता है। तो बी से यहाँ से निकाला गया है और टी यहाँ से, यानी कि जीनस से हमने बी निकाला, स्पीशीज से हमने टी निकाला, और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट फॉर्म में बीटी बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। बीटी टॉक्सिन जीन को हम क्लोन करते हैं फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड बीन एक्सप्रेस्ड इन द प्लांट। तो हम बैक्टीरिया से निकालते हैं और एक्सप्रेशन कहाँ पे कराएंगे? प्लांट पे कराएंगे, क्योंकि हमको रेजिस्टेंट किस में देना है? हमको जो फायदा लेना है वो हमें प्लांट से लेना है। तो हमने क्या किया? हमने बैक्टीरिया में हमने देखा कि ये कोई एक जीन है जो उनकी हेल्प करता है, उसको हम डिटेल में अभी समझेंगे आगे। हमने बैक्टीरिया से निकाला और एक्सप्रेस कराया प्लांट में। समझ रहे हैं? और ये प्रोवाइड करता है रेजिस्टेंस टू द इंसेक्ट, यानी कि जो इंसेक्ट जो सबसे ज्यादा हार्मफुल जो होते हैं किसी पैदावार के लिए, अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें इंसेक्ट जो होते हैं वो बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा करते हैं। ठीक है? तो विदाउट द नीड ऑफ इंसेक्टिसाइड, यानी कि अगर हम इसको कर देते हैं तो हमको इंसेक्टिसाइड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि हमारा एक साथ दो काम हो जाएगा। मतलब हमको, क्योंकि अगर हम इंसेक्टिसाइड जाके लाएंगे खरीदेंगे तो वो भी सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई भी आपका केमिकल जो होगा वो आपके लिए नुकसानदेह कहीं ना कहीं वो साइड इफेक्ट्स देगा। ठीक है? इसके माध्यम से हमने क्या किया है? इन इफेक्ट क्रिएटेड अ बायोपेस्टिसाइड, क्योंकि हम इसमें बायोलॉजिकल एक बायो सब्सटेंस है, समझ सकते हैं ना, एक जीवाणु है जिसका हम यूज कर रहे हैं। ठीक है? तो इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? बायोपेस्टिसाइड बोलते हैं, चूंकि ये पेस्ट के तरीके से यूज होगा और चूंकि इसमें हमने इंसेक्ट्स को मारने के लिए यूज किया है। किसका यूज किया है? बैक्टीरिया का यूज किया है। तो ये क्या है? हमारा बायो इंसेक्टिसाइड है। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के जो आपके एग्जाम्पल हैं वो आपका बीटी कॉटन है, बीटी कॉर्न है, राइस है, टोमेटो है, पोटैटो है, सोयाबीन है। और एक चीज जो कि आपने अभी मैंने आपको बिट पी का जब हम पेपर सॉल्व कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था, और वहां पे एक क्वेश्चन भी पूछा गया था, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे जब ये चीजें अप्रूव हुई थी सितंबर के महीने में, तो मैंने एक पोस्ट भी किया था कि आपका जीएम क्रॉप जो अभी अप्रूव किया गया है 2022 में, जो कि पूछा गया था, और वो जो क्रॉप है वो आपका मस्टर्ड है। ठीक है? तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हो सकता है डीबीटी जीआरएफ में भी आपसे पूछा जाए, और कॉमन चीजें हैं तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा। आईसीएमआर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कैसे हम बनाते हैं और क्या इसमें मैकेनिज्म होती है? तो अगर हम बीटी कॉटन के रिगार्डिंग देखें तो सम स्ट्रेन ऑफ द बैसिलस थार्दोजेनेसिस प्रोड्यूसेस प्रोटीन प्रोड्यूस करती है दैट इंसेक्ट को किल कर देती है। अब वो इंसेक्ट कौन कौन से इंसेक्ट को किल करती है? तो अगर हम जूलॉजी के हिसाब से क्लासिफिकेशन में जाएं तो जैसे कि आपके डिप्टेरा क्लास जो होती है वो फ्लाइस और मॉस्क्यूटो आते हैं उसमें। टोबैको वुडवर्म या आर्मी वर्म जो होते हैं वो लेप्टोप्टेरन्स फैमिली में आते हैं, और सिलोप्टेरन्स जो होते हैं वो आपके बिटल्स आते हैं। ठीक है? तो वैसे इतना डीप में तो जा भी सकते हैं, तो थोड़ा सा आप इनके अगर याद कर सकें तो इस पहलू को भी याद कर लीजिएगा कि जो ये मॉस्क्यूटो है तो किस क्लास के हैं। मान लीजिए कि आपने आपसे उसने पूछा कि किसको करते हैं, बहुत सारे ऑप्शन दे देगा। तो ठीक है, तो अगर डिप्टेरन्स के रिगार्डिंग पूछता है तो मॉस्क्यूटो फैमिली में आते हैं। ठीक है? बैसिलस थार्नियोजेनेसिस जो होता है वो प्रोड्यूस करता है प्रोटीन क्रिस्टल का फॉर्मेशन करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप हाईलाइट करते हुए चलिए। ठीक है? प्रोटीन क्रिस्टल का फॉर्मेशन करता है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फेज ऑफ दियर ग्रोथ। जब वो अपना ग्रोथ करता होता है तो एक पर्टिकुलर प्रोटीन का प्रोडक्शन करता है। दीज क्रिस्टल कंटेन आ टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। यही जो क्रिस्टल होते हैं इसमें ऐसी प्रोटीन होते हैं जो इंसेक्ट को मार सकते हैं। ठीक है? लेकिन व्हाई डज दिस टॉक्सिन नॉट किल द बैसिलस? ये भी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर ये आपका टॉक्सिक है तो बैसिलस को क्यों नहीं किल कर रहा है? तो चूंकि इसका जो आंसर होता है, क्योंकि बीटी टॉक्सिन जो प्रोटीन प्रोड्यूस होता है वो एग्जिस्ट करता है इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में। वो इनएक्टिव होता है उसकी बॉडी में, लेकिन जब इंसेक्ट उसको खा लेता है, इंजेस्ट करता हो, जब वो उसके मिड गट वगैरह में जाता है, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, तो ये इनएक्टिव टॉक्सिन जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव फॉर्म में ड्यू टू द एल्कलिन पीएच ऑफ द गट। यानी कि जो आपके इंसेक्ट्स होते हैं उनके जो गट का पीएच होता है वो कैसा होता है? एल्कलिन पीएच होता है। तो यानी कि इस प्रोटीन के एक्टिव होने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है?
एल्कलीन पीएच की आवश्यकता होती है, जिससे वो क्रिस्टल सॉल्युबलाइज हो जाता है और एक्टिवेटेड टॉक्सिन जो होता है बाइंड करता है सरफेस ऑफ द मिड गट। याद रखिएगा ये, चूंकि जब आप इंसेक्ट्स वगैरह पढ़ेंगे, इंसेक्ट्स कभी आप जूलॉजी में पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा वहाँ पे जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, गट होता है उसमें आपका मिड गट होता है, हाइंड गट होता है, ठीक है, और एक आपका शायद फोर गट होता है। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन होता है, तो ये बीच के पार्ट में होता है, तो इसीलिए इसको मिड गट बोलते हैं। एपिथेलियल सेल्स याद रखिएगा, एंड क्रिएट पोर कर देता है, दैट कॉज सेल स्वेलिंग एंड लाइसिस एंड इवेंचुअली कॉजेज डेथ ऑफ द इंसेक्ट। यानी कि उसमें पोर कर देगा, जिससे क्या हो जाएगा, सेल स्वेल कर जाएगा, लाइसिस हो जाएगी और उसका सारा कंटेंट बाहर निकल आएगा, जिससे क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो यहाँ तक की स्टोरी आशा है कि आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे आप फिगर के माध्यम से भी देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है कि स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन वर आइसोलेटेड किया जाता है बैसिलस थार्जियोजेनेसिस से, इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है सिवरल क्रॉप प्लांट सच एज कॉटन वगैरह में कर दिया, जिसको भी आपको मतलब इंक्रीज करना है, जिसको आपको सुरक्षा प्रदान करना है। तो अगर हम यहाँ पे बीटी कॉटन के रिगार्डिंग ज्यादा स्टडी हुई है तो हम उसके रिगार्डिंग देख रहे हैं, द चॉइस ऑफ द जीन डिपेंड्स अपॉन द क्रॉप एंड द टारगेटेड पेस्ट। समझ रहे हैं? मैनी बीटी टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डीबीटी जेआरएफ में आपसे पूछा जा सकता है। द टॉक्सिन इज कोडेड बाय अ जीन, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्राई 1 एसी बोलते हैं, जो कि एक क्रिस्टलाइन प्रोटीन था, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, क्राई। याद रखिएगा। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है, बहुत सारे नंबर होते हैं, कई प्रकार के होते हैं जो कि जीन कोड करता है, जिसमें आपका क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकंड एबी जो कंट्रोल करते हैं कॉटन बुलवर्म के लिए होता है, और क्राई फर्स्ट एबी जो होता है वो कॉर्न बोरर्स के लिए होता है। मतलब ये पर्टिकुलर इंसेक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन है। तो बहुत डिटेल में जाएंगे, और इवन नीट वगैरह में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसको भी याद रखिएगा, क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकंड एबी, ये आपको कॉटन बुलवर्म के लिए याद रखना है, और क्राई फर्स्ट एबी जो होता है वो कॉर्न बोरर्स के लिए होता है। तो आप ये फिगर के माध्यम से देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया डायग्राम लगा हुआ है कि कॉटन बुल्स के रिगार्डिंग लगा हुआ है कि अगर बुलवर्म ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, ये पहला फिगर है। यहाँ पे आपको कोई कॉटन ग्रोथ नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर जब वो हमने प्रोटेक्ट किया तो फुली मैच्योर कॉटन बॉल आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर हम इसका मैं अगर आपको इसको फ्लो डायग्राम के माध्यम से बताना चाहूँ, तो जो आपका प्रोटीन था, एंडोटॉक्सिन जिसको हम कह सकते हैं, जीन था, डेल्टा एंडोटॉक्सिन जीन था, जो कि कौन एक्सप्रेस कर रहा है, बैक्टीरिया एक्सप्रेस कर रहा है, इनएक्टिव फॉर्म में है। जब ये इंसेक्ट ने खाया तो प्रोटीनेज का डाइजेशन हुआ, जिससे किससे हुआ, इंसेक्ट की गट में। अब यहाँ पे ये याद रखिएगा, कौन से गट में, इंसेक्ट के मिड गट में हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर कैसा पीएच है, यहाँ पे एल्कलिन पीएच है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एल्कलिन पीएच है, इसी वजह से ये एक्टिव हो गया। अब ये एक्टिव टॉक्सिन जो होता है वो डैमेज कर देता है गट ऑफ द एपिथेलियल सेल। तो ये जो आपका प्रोटॉक्सिन था, बीटी टॉक्सिन था, या इसको आप डेल्टा एंडोटॉक्सिन कह सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में ये आपकी स्टोरी थी। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई है। अब यहाँ पे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन डराइव किया है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा कि ये क्वेश्चंस का आंसर आप कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो कह रहा है कि बीटी प्रोटीन इम्प्लॉयड फॉर रेजिंग इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट करता है, ठीक है, इज नॉट टॉक्सिक टू ह्यूमंस, यानी कि ये ह्यूमंस के लिए क्यों नहीं टॉक्सिक है। ठीक है, चूंकि चलिए ठीक है, अगर प्लांट का हमने देख लिया, या जो आपका बीटी था, बैक्टीरिया था, उसके बारे में हमने समझ लिया कि बैक्टीरिया में क्या था, बैक्टीरिया में तो ये आपका इनएक्टिव फॉर्म में था। ठीक है, बैक्टीरिया जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि वो इसको इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। ठीक है, प्लांट के केस में जाके क्यों एक्टिव हो गया, क्योंकि वहां पे सॉरी इंसेक्ट ने जब इसको खाया, इंसेक्ट ने जब खाया तो उसके मिड गट में जाके एल्कलिन पीएच पे जाके वो एक्टिव हो गया। तो यानी कि इस प्रोटीन को एक्टिव होने के लिए कैसा पीएच चाहिए, एल्कलिन पीएच चाहिए। तो अब यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि अब आप ह्यूमन के रिगार्डिंग सोचिए, तो यानी कि जो हमारा गट है, स्टमक है, उसमें क्या होता है, अगर आपने देखा होगा तो हम प्रोटीन के लिए पेप्सिन वगैरह जो देखते हैं, पढ़ते हैं, और पेप्सिन जो होता है वो कितने पीएच पे काम करता है, 1.3 पीएच पे काम करता है। ठीक है, यानी कि ये क्या करता है, एसिडिक होता है, यानी कि जो हमारे स्टमक का इन्वायरमेंट होता है, अगर हम इसको सीधा सीधा कह सके, तो वो हमारा कैसा इन्वायरमेंट होता है, वो हमारा एसिडिक इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा गट है वहाँ पे एसिडिक इन्वायरमेंट है, तो जब एसिडिक इन्वायरमेंट है तो एल्कलिन कंडीशन उसको मिल नहीं पाता है। अगर उसको एल्कलिन कंडीशन मिलता तो वो एक्टिव हो जाता, अगर बाय द वे हमारी बात की जाएगी। तो यानी कि जो इसका करेक्ट आंसर निकल कर आएगा, ह्यूमन के लिए क्यों है, क्योंकि इट इज इनएक्टिव अंडर एसिडिक पीएच। तो हमारी जो गट में होता है वहां पे कैसा पीएच होता है, एसिडिक पीएच होता है। क्यों होता है, पेप्सिन वहां पे होता है, ठीक है, HCl होते हैं, ये सारे थोड़े थोड़े मात्रा में हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण
सारी जो एनवायरनमेंट होता है वो एक एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, जिसके कारण ये जो प्रोटॉक्सिन होता है वो आपका एंडो मतलब एक्टिव टॉक्सिन के फॉर्म में नहीं आ सकता है। तो यहाँ तक बात हमने आपको समझा दी गई है। अब इसको वापस से एक बार समेट लेते हैं। तो सबसे पहले आज हमने जो समझा, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को समझा, इसको हम याद रखेंगे। क्यों हमें आवश्यकता है, क्या हम कर सकते हैं, गोल्डन राइस वाली बात याद रखेंगे, विटामिन ए वाली बात याद रखेंगे। बाकी बीटी टॉक्सिन के रिगार्डिंग जो था वो बैक्टीरिया में क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। इंसेक्ट के मिड गट में जाके वो एल्कलीन पीएच पाता है तो एक्टिव हो जाता है। तो हमारे लिए क्यों नहीं टॉक्सिन है, क्योंकि हमारे जो स्टमक का पीएच होता है वो हमारा एसिडिक पीएच होता है। और पेप्सिन का तो एटलीस्ट याद ही रखिएगा 1.3 होता है। ठीक है, यहाँ तक बात हमने समझ लिया। बीटी टॉक्सिन की स्टोरी हमने समझ लिया, बैसिलस थार्डोजेनेसिस का समझ लिया, कहाँ से ये वर्ड आया है। ठीक है, इस पर्टिकुलर चीज को हम बायो इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं। बाकी 2022 में जो आपका जीएम क्रॉम अप्रूव हुआ है वो आपका मस्टर्ड का हुआ है, इसको हम याद रखेंगे। बैसिलस वाली पूरी स्टोरी को याद रखेंगे, मिडगट को याद रखेंगे। ठीक है, किस तरीके से वहां पे सारी स्टोरी हुई है उसको हम समझेंगे। ये जो जीन होता है, ये जो प्रोटीन कोड करते हैं वो क्राई प्रोटीन होते हैं, क्योंकि ये जो प्रोटीन होती है ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन होती है। जब उसको देखा गया तो कुछ इस तरीके से था, इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, क्राई प्रोटीन्स बोलते हैं या क्राई जीन्स होते हैं। तो इतनी बातें आपको याद रहेंगी। ठीक है, तो मोटी मोटी चीजें हमने आपको समझा दी गई है। जहां पे आपको थोड़ा वर्कआउट करना है, अगर आपसे हो सके तो आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा कि कौन किसके लिए जीन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। और इसके अलावा जो आपको याद रखना था, जो मैंने आपको बोला था, ये जैसे कि ये आपका मॉस्क्यूटो जो होता है ये आपका डिप्टेरस क्लास में आता है। लेप्डोप्टेरस वगैरह का याद रखिएगा, सिलोप्टेरस का याद रखिएगा। तो यही सब चीजें आपकी बेसिक चीजें हैं जो आप कह सकते हैं कि आपको इस क्वेश्चन इतनी इन्फॉर्मेशन से और आने वाले भी जो भी होंगे वो इतने पर से सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो ऐसे धीरे धीरे करके हमने आज बहुत पार्ट्स को यहाँ पे समझ लिया है। आशा है कि ये पर्टिकुलर चीज भी अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप इस पूरे सीरीज को अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अपनी तैयारी को स्ट्रांग कर रहे होंगे। अगर कहीं पर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीजें अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी